प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग एलटी के लिए प्रैक्टिस सेट तृतीय आपका कर रहे हैं। थर्ड प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और पूरे पेपर को एक ही साथ करने वाले हैं, यानी तीसरा सेट आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, सिक्रेटिन किसके श्रावण निर्माण को प्रेरित करता है? प्रेरित करता है, ये सरता नहीं करता रहेगा, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, तो करता है ये आपको बताना है। पहला है सलाइबा को। तो सलाइबा आपका जो है ये आपको पता है कि ये एंजाइम होता है, इसमें सेलेब्री एमाइलेज होता है, टाइलिन होती है, एंजाइम होती हैं। गैस्ट्रिक जूस आमाशयी रस को, बाइल जूस पित्त रस को, पैंक्रियाटिक जूस और अग्न्याशयी रस को। यानी अगर देखें तो यहाँ पे सभी जो हैं लगभग एंजाइमेटिक फॉर्म में ही हैं। तो कह रहा है जो छोटी आंत हमारी होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है सिक्रेटिन निकलता है जो कि हार्मोन है। मुख्य हार्मोन क्या है? सिक्रेटिन है। तो सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है और यह स्टमक, लीवर, यकृत, अग्न्याशय इन सभी के काम को पूरा करता है। तो इसमें जो मिला होता है वो होता है पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे कौन मिला होता है? पैंक्रियाटिक जूस, जिसकी वजह से ये कार्य करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाईपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, आपको बताना है। आपको पता है कि न्यूरॉन्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं और बाईपोलर होते हैं। तो और नॉन पोलर होते हैं। तो एक तो नॉन पोलर हो गया, एक कैसा होता है? नॉन पोलर। दूसरा हो गया यूनिपोलर। यूनिपोलर आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा है इसे। और उसके बाद दूसरा जो है बाईपोलर, जो आपसे पूछा गया है, बाईपोलर। बाईपोलर और तीसरा जो है आपका वो है मल्टीपोलर। तो क्या अंतर है, इन सभी चारों पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जो नर्व सेल होते हैं जिसे साइटान कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, साइटान के 2 प्रवर्ध होते हैं, आप जानते हैं। एक जो लॉन्ग टर्मिनल होते हैं उसे एक्सान कहते हैं, और जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो सेल बॉडी से जुड़े रहते हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होती हैं, बहुत सारी ब्रांच पाई जाती हैं। तो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक्सान और डेंड्राइट से। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो एक्सान का एंड होता है। जो एक्सान का एंड होता है वह एक्सान का एंड के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कितने होते हैं। तो अगर हम द्विध्रुवी तंत्रिका की बात करते हैं यानी बाईपोलर, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, बाईपोलर की अगर हम बात करें तो बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आँख की रेटिना में पाए जाते हैं। तो आँख की रेटिना ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है। तो रेटिना में पाए जाते हैं। और रेटिना कहाँ होती है? आई का पार्ट होता है, ये आप जानते हैं। तो आँख की रेटिना में बाईपोलर जो बाईपोलर न्यूरॉन्स हैं पाए जाते हैं। और एक जगह पाए जाते हैं, ये जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, आल्फैक्टरी। आल्फैक्टरी मतलब नेजल टन, जो नाक होती है उसे आल्फैक्टरी सिस्टम कहते हैं। आल्फैक्टरी के जो इपिथेलियल टिश्यू है उस पे उपस्थित होते हैं। लेकिन दोनों जगह पे कौन पाए जाते हैं? बाईपोलर आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ रेटिना ऑफ आई दिया गया है। अब बात करते हैं नॉन पोलर के। तो नॉन पोलर न्यूरॉन ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जिनमें डेंड्राइट्स या यक्सान सिलेंट्रेट के नर्व सेल में क्रियाविधि के आधार पर अलग नहीं किए जा सकते। तो नॉन पोलर कहाँ पाए जाते हैं? कोलेंट्रेट में पाए जाते हैं या सिलेंट्रेट में पाए जाते हैं। तो सिलेंट्रेट में नर्व सेल बनना स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे डेंड्राइट्स और यक्सान को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यही कारण होता है कि इसे हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। तो नॉन पोलर हो गया सिलेंट्रेट में, बाईपोलर हो गया रेटिना। अब आते हैं यूनिपोलर। इस तरह के न्यूरॉन्स में एक एक्सान पाया जाता है। एक्सान कितने होते हैं? एक पाया जाता है। किन डेंड्राइट्स का अभाव होता है। एक एक्सान तो पाया जाता है लेकिन डेंड्राइट्स जो हैं नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं यूनिपोलर। और मल्टीपोलर जिसमें एक डेंड्रा एक्सान होते हैं और कई डेंड्राइट्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मल्टीपोलर कहते हैं। तो आपका आंसर क्वेश्चन के बिहाफ पे हो जाता है रेटिना, और आंख की रेटिना में ये पाया जाता है। स्क्रिटरी ऑर्गन ऑफ प्राण इज। आज पूरे 120 प्रश्नों को करेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पूरा प्रश्न देखना है और पूरे प्रश्न का हमें डिस्कशन के साथ साथ चलना है
जितना डिस्कशन हो सकता है उतना करेंगे। पूछा जा रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग क्या है और किसका प्राण मतलब झींगा मछली का, और झींगा मछली किस ग्रुप में आता है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, कई लोग झींगा मछली खाए भी होंगे, तो जो लोग खाने वाले हैं वो भी बता दें कौन खाए हैं। हालांकि मछली है नहीं, सिर्फ इसके नाम में मछली है, जबकि ये है क्या, ये एक तरह से इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो पहला पूछ रहा है कि झींगा मछली में कौन सा होता है, तो यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि आपका सही आंसर है। उत्सर्जी अंग होता है ग्रीन ग्लैंड। ठीक, तो ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं को जो जल में रहते हैं उनके लिए उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। मेलपिगियन ट्यूबुल आर्थ्रोपोडा के मेलपिगियन ट्यूबुल्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर, लेकिन जो स्थल पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनमें काम करता है। ये एक्वेटिक वालों के लिए है, एक्वेटिक एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के लिए है, आर्थ्रोपोडा के लिए है। ठीक, और ये हो गया लैंड पे रहने वाले आर्थ्रोपोडा के लिए। अब तीसरा जो है यहाँ पे बुक लंग्स और कॉक्सल ग्लैंड। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्रैकिया की। ट्रैकिया दिया नहीं, हाँ ट्रैकिया दिया है। ट्रैकिया किस में पाए जाते हैं, तो ट्रैकिया जो है कीटों में पाए जाते हैं, यानी जो एयर में रहते हैं। तो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, अगर हम बात करें तो सीधे सीधे इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और बुक लंग्स पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, बिच्छू में, मकड़ी में क्या पाए जाते हैं, श्वसन के लिए बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो ये आपके हो गए तीनों, लेकिन आपका सही आंसर प्रश्न के हिसाब से प्राण में क्या पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, याद रखने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस इन ब्रेंकियोस्टोमा बाई। ब्रेंकियोस्टोमा में जल धारा उत्पन्न होती है सीलिया के द्वारा यानी रोमाफ के द्वारा, सिराई के द्वारा, व्हील ऑर्गन के द्वारा, या रोस्ट्रम के द्वारा, आपको बताना है। तो ब्रेंकियोस्टोमा में जो है क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड होते हैं, तो सीलिया के द्वारा ही यहाँ पे सिलिएटेड होते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में सीलिया द्वारा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। यह कार्डेटा संघ का जंतु है, जोसेफ जिसमें पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है इसका सही आंसर हो जाता है, किसके द्वारा होता है, तो रोमाभ के द्वारा होगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये रोमाभ के द्वारा। एक सेकंड, एक मिनट, ये सीलिया नहीं होगा भाई, ये ब्रेंकियोस्टोमा है और ये बड़े मेंबर हैं। यहाँ पे आंसर सही होता है आपका सिराई। तो सिराई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न है आपका, एंटीकोडान्स अकर इन, एंटीकोडान होते हैं, तो एंटीकोडान कहाँ पाए जाते हैं, एंटीकोडान टीआरएनए पे पाए जाते हैं। और टीआरएनए की संरचना कैसी होती है, अगर आपको याद होगा, टीआरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से आप बनाते हैं, एक भुजा यहाँ बनाते हैं और ये भुजा ऐसी आती है, फिर यहाँ पे जाते हैं, एक भुजा बनाते हैं, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा लूप बनाते हैं और एक भुजा यहाँ बनती है, और ये ऐसे आपका क्लोवर लीफ मॉडल। हालांकि आजकल एनसीईआरटी में एक नया मॉडल दे दिया गया, तो ये आपका पूरा लूप है। और इस लूप में अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे एंटीकोडान लूप होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर लूप होते हैं, उसके बाद डी लूप पाए जाते हैं, जिसे डाई हाइड्रो यूरिडीन लूप कहते हैं, और टी यू सी लूप कहते हैं। तो एमआरएनए में यह संरचना कहाँ पाई जाती है, तो कह रहा है कि ये पाया जाता है टीआरएनए के। ये संरचना किसकी, टीआरएनए है। और टीआरएनए में यहाँ पूछा डीएनए में, तो डीएनए में नहीं पाया जाता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए सिर्फ मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है, राइबोसोमल आरएनए इसके साथ बाइंड करता है। ट्रांसफर आरएनए का जिसका स्ट्रक्चर जो है क्लोवर लीफ मॉडल होता है, उसी में एंटीकोडान लूप पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर भी आप देख लिए हैं, आजकल एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया रहता है जो आपने देखा होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो हम लोगों के पास क्लोवर लीफ मॉडल का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया। अब इसमें अगर बात करते हैं कि एमआरएनए तथा आरएनए का संश्लेषण केंद्रक, और आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम को संश्लेषित करता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक यहाँ पे है, एमआरएनए पर कोडान स्थित होते हैं। यह राइबोसोम से प्रोटीन के साथ पाया जाता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप का एमआरएनए होता है तो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और मोनोसिस्ट्रॉनिक टाइप का एमआरएनए होता है तो यूकैरियोट में पाया जाता है। ऐसा आपने पढ़ा है।
अगर ये पॉलीसिस्ट्रानिक है, अगर क्लास 12th की आपने बुक पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये बताया गया पॉलीसिस्ट्रानिक या आरएनए है तो ये प्रोकैरियोट में है। और मोनोसिस्ट्रानिक होता है तो ये किस में पाया जाता है? मोनोसिस्ट्रानिक यूकैरियोट में पाए जाते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है, स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के छोटे से पंख जो स्किन को ढके होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फिलोप्ल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोप्ल्यूमे कहते हैं या फिलोप्ल्यूम्स कहते हैं। और ये त्वचा को एकदम ढके रहते हैं, सबसे छोटे होते हैं, त्वचा को ढकने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद दूसरे हैं डाउन फीदर्स। जो डाउन फीदर्स होते हैं वो शरीर को ढकने वाले मुलायम पंख होते हैं, इससे तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। और जो पूंछ के साइड में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेट्राइट्स। उसे क्या कहा जाता है? रेट्राइट्स फीदर कहते हैं, जो पूंछ की साइड में पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, तो आंसर सही क्या होगा? फिलोब्लूम्स आपका सही आंसर है, फिलोप्ल्यूमे या फिलोप्ल्यूम। स्मॉलेस्ट टेपवार्म इज, छोटे टेपवार्म का नाम क्या है? तो छोटे टेपवार्म का नाम क्या है? आंसर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे आते हैं। छोटे टेपवार्म का नाम क्या है? इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। छोटे टेपवार्म का नाम क्या है? इकाइनोकोकस और ग्रेनुलोसस इसका नाम होता है। इसी को पिन वार्म, डाग वार्म भी कहते हैं। और यह जो है किसका मेंबर होता है? तो अगर आप बताएंगे तो यह राउंड वार्म का मेंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। इकाइनोकोकस की जो प्रजाति होती है ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे छोटा जो होता है ये कौन होता है? ये यही होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। आगे बढ़िए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आपको बताना है कहाँ पे? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे? तो जब सेल साइकिल आप पढ़ते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसे बना रहता है और इसमें भी एक चक्र और बना रहता है। इसमें लिखा रहता है G1, इसे लिखे रहते हैं यस, इसे लिखा रहता है G2, यहाँ पर लिखा रहता है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब अलग अलग फेज में कुछ घटनाएं होती हैं। जो सेल G1 फेज है ये ग्रोथ फेज होता है, इसमें सेल ग्रोथ करती हैं। यस फेज में सिंथेसिस होती है, और सिंथेसिस किसकी होती है? तो यहाँ पे जो है डीएनए आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक, उसके बाद जो है जी टू फेज जो होता है ये सेकेंड ग्रोथ फेज होता है, और यहाँ प्रोटीन नियंत्रण होता है, समसूत्री विभाजन की प्रेरणा मिलती है। तो जो जीवन फेज होता है, जीवन फेज में एक काम और होता है। जीवन फेज में इसे प्रथम अवस्था कहते हैं, आर प्रोटीन का संश्लेषण होता है यहाँ पे। और हमसे वही पूछा है कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो एक्चुअली में जीवन फेज में होता है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनली और सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि की अगर सिंथेसिस की बात करते हैं या क्रोमोसोम की सिंथेसिस की बात करते हैं तो यस फेज होगा। लेकिन यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस की बात हो रही तो कहाँ पे होगी? G1 फेज में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अगला प्रश्न आसान है और ये है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है, कौन कौन सा प्रदूषण है जो जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है? तो यहाँ पे प्लास्टिक, ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये घटित नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, एबेस्टस नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सीवेज ये जो है बायोडिग्रेडेबल हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई पाए जाते हैं। और मरकरी ये आपका मेटल होता है, आप जानते हैं कि, और ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये आपके सभी प्रश्न हो गए यहाँ पे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वही बताना है। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आते हैं? जैसे फूडर्स हैं, लीफ हैं, और उसके बाद जो हैं जो सब्जियों के बचे हुए छिलके हैं, सड़ी हुई सब्जियां हैं, ये सभी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। प्लांट के बचे हुए अपशिष्ट हैं वो सभी आ जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा तोड़ी नहीं जाती हैं, नष्ट नहीं की जा सकती, वो भी आ जाते हैं। अगर यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल निकालना होता ना, तो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है डीडीटी, और एक है 2,4-D। ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। पॉलीथीन, एवेस्टस, डीडीटी,
F2,F2,F4D ये सभी इसमें आते हैं। हु इन्वेंटेड द फॉसिल्स ऑफ राइनिया? राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की थी? ये तो जब आसान सा क्वेश्चन है कि राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की थी। तो याद होगा आपको वह काल सिंधु घाटी सभ्यता भी कभी पढ़े होंगे तो उसमें भी पढ़ा गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। उसके पहले राइनिया के जीवाश्म खोजे गए थे 1917 ईस्वी में, और किंगस्टन और लैंग ने की थी खोज इसकी। तो पहला ही ऑप्शन सही है, किंगस्टन और लैंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके आगे एग्जाम में। नेम द ब्रायोफाइट्स वेयर द गैमेटोफाइट्स कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताएं जिसमें युग्मकोद्भिद के अंतराकोश की श्लेष्मिक गुहिकाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया में, एंथ्रोसिडास में, पेलिया में या मार्केंसिया में। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। प्रश्न है उस ब्रायोफाइटा का नाम बताना है जिसके युग्मकोद्भिद में यानी गैमेटोफाइटिक स्टेज में अंतराकोश यानी इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाते हैं, जिसमें नील हरित शैवाल यानी पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो एंथोसिडास एक ऐसा ब्रायोफाइटा होता है जिसके अंतर्गत ये घटना आपको देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन आपका सही, जिसके युग्मकोद्भिद में अंतराकोश की श्लेष्मिक गुहिकाएं पाई जाती हैं जिसमें नील हरित शैवाल पाया जाता है। फ्यूनेरिया को सामान्य भाषा में कॉमन मास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉमन मास कहते हैं। कॉमन मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया की बात हो गई। कहते हैं ग्रीन मास या कार्ड मास भी कहते हैं। इसी को ग्रीन मास भी कहते हैं और इसी को कार्ड मास के नाम से भी जानते हैं, और ये तीनों नाम फ्यूनेरिया का है। जनरल नेम पूछ लिए जाते हैं। फ्यूनेरिया का मुख्य पौधा जो होता है वह गैमेटोफाइटिक होता है। इसके 2 भेद होते हैं, जुवेनाइल फॉर्म होते हैं और एडल्ट फॉर्म होते हैं। पेलिया की अगर बात करते हैं, पेलिया जो है आकार में छोटा होता है परंतु बड़े पैमाने में पाया जाने वाला लीवर बर्ट होता है। यह ठंडी और शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा पैदा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर पे पहुंचिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। मैंने जब माइनर बॉटनी कराया था, पढ़ाया था, माइनर बॉटनी का मैराथन वीडियो आपका जल्द ही मिल जाएगा आपको, वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक का। तो उसमें पूरे 555 क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ। इसका जो 200 क्वेश्चन करके मैंने करवाया था, 3 पार्ट में मैंने करवाया था बीपीएससी के लिए। फिर से करवा देते हैं ईएलटी के लिए। इसके सभी प्रश्नों को एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं, सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसमें मैंने सबको बताया था कि अष्टलागो के बारे में, पक्सिनिया के बारे में, पाइथियम के बारे में, और वहीं पे एल्ब्यूगो के बारे में भी बात हुई थी। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। एक बार सबके बारे में चर्चा करते हैं। क्रूसीफर की अगर हम प्रजातियों की बात करते हैं तो सफ़ेद किट रोग, जिसे हम लोग व्हाइट रस्ट कहते हैं, एल्ब्यूगो या सिस्टोपस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर हम पीथियम स्पीसीज की बात करते हैं तो ये बहुत सी पादप परजीवी होते हैं। इसमें पीथियम इंसीडियोसम रोग जानवरों में भी रोग उत्पन्न करता है। तो ये हैं, अलग अलग हैं। अगर एक एक की बात करें, सबकी बात करते हैं, तो अष्टलागो एवेनी से लूज स्मट ऑफ ओट्स होता है। ठीक, ध्यान से सुनते जाइए, एक एक कर बताते हैं। अष्टलागो एवेनी से लूज स्मट ऑफ ओट्स होते हैं। अष्टलागो इंसुक्लेंटा से जिंजीनिया स्मट होता है। अष्टलागो हार्डी से कवर्ड स्मट होते हैं। अष्टलागो मेडीज से कार्न स्मट होते हैं। अष्टलैगोट्रिटिसाई से गेहूं में लूज स्मट रोग होता है। पक्सिनिया ग्रेमनिस से स्टीम रस्ट होता है, या इसे ब्लैक रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रश्न मैं पीछे करवा चुका हूं, फिर से कभी करवा दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसका स्ट्रक्चर होता है? तो ये भी आपका क्रोमोसोमल पेयरिंग के टाइम पे देखा जाता है, और जब क्रोमोसोमल पेयर करते हैं तो उस समय सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। गुणसूत्री युग्म की संरचना होती है और ये जाइगोटीन स्टेज में पाया जाता है। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस को 2 भागों में बांटा गया, मियोसिस फर्स्ट
और मियासिस सेकंड, मियासिस फर्स्ट में 5 अवस्थाएं, जो इसका प्रोफेज होता है वो 5 अवस्थाओं में टूट जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो 5 अवस्थाओं में टूट जाता है। पैचिटीन, डाइकाइनेसिस, जिसमें से जो जाइगोटीन स्टेज होता है उसी में सिनेप्टोनेमल प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे सिनेप्टोनेमल प्लेट जो होते हैं सिनेप्स के नाम से भी आप सब जानते हैं, पढ़े हैं, तो एक जाइगोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आपको क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आपको पेचिस होती है, यानी इससे जो है अमीबियासिस हो जाता है, पेचिस पड़ने लगती है, आंत का परजीवी होता है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ये जब प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास किए थे टीचटी पिचटी वाले में, तो प्रोटोजोअम हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि एंटमीबा की 3 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां होती हैं? 3 जातियां होती हैं, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिस के लिए जिम्मेदार होता है, एंटमीबा जिंजीबैलिस पायरिया दांत के लिए, पायरिया दांत में मसूड़े में पाया जाता है और पायरिया डिजीज काज करता है। उसके बाद दूसरा है एंटमीबा कोलाई, आंत का परजीवी होता है, और इसकी खोज जो है लैम्बल ने की थी, या इसे इसका पता जो है इसके रोगजनक होने का पता किसने लगाया था? लॉस ने लगाया था, LOSH, लॉस ने लगाया था। ठीक है, तो ये एंटमीबा जिंजीबेरिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या होता है, 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, 3 नहीं होते, नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता ही नहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, और इसकी जो संक्रामण अवस्था होती है, अगर इसकी संक्रमिक अवस्था की बात करते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस अवस्था में संक्रामक होता है, तो वो होता है चतुष्केंद्रीय यानी टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज में ये जो है संक्रमित होता है, रोग उत्पन्न करता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्काइज, मोलस्का में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो मोलस्का में रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो है पाए जाते हैं, हीमोसाइनिन हो जाता है, क्या हो जाता है? हीमोसाइनिन हो जाता है। और इसके अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और ये जो है हायर कार्डेट में या वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, जिससे इनके ब्लड जो है कैसे होते हैं? लाल होते हैं। दूसरा है हीमोसाइनिन की, ये कीटों में पाए जाते हैं और मोलस्का में पाए जाते हैं, इसमें कापर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है। और हीमोइरेथ्रिन, हीमोइरेथ्रिन जो है ये एरिथ्रोसाइट बनाता है, एरिथ्रोसिन बनते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं। एक और टॉपिक पढ़े हैं, एल हीमोग्लोबिन, एल हीमोग्लोबिन किस में पाए जाते हैं? फली वाली जड़ों में पाए जाते हैं, जिससे लेग्यूम्स कहते हैं, तो उसमें पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे हीमोसाइनिन, आपका सही आंसर है। इन सिस्टोसोमा गाइनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। कह रहा है कि सिस्टोसोमा में गाइनकोफोरिक कैनाल्स अकर्स इन किस में पाई जाती है? सिस्टोसोमा में गाइनकोफोरिक कैनाल्स इन मेल में पाई जाती हैं, होल्डिंग फीमेल, जिससे वो कपुलेशन के पीरियड के दौरान फीमेल को होल्ड कर सकें यानी पकड़ सकें, इसलिए मेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेल में? गैंकोफोरिक कैनल पाई जाती हैं या कैनाल पाई जाती हैं। द कैप्सूल आर मेड ऑफ द जिलेटिनियस obtained by the boiling which part of the animal। कह रहा है कि जो कैप्सूल्स हैं जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों को उबाल कर किया जाता है? तो जिलेटिन कैप्सूल, जिसे जेल कैप्स भी कहते हैं, इसे जिलेटिन पाया जाता है। इस तरह के कैप्सूल को जंतुओं में स्किन और बोन के कोलेजन में से बनाया जाता है, स्किन और बोन के कोलेजन से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है स्किन, आपका सही आंसर हो जाता है। बोन मैरो इज एब्सेंट इन, कौन सा ऐसा प्राणी जिसमें बोन मैरो एब्सेंट होती है? आपको बताना, बोन मैरो इज एब्सेंट इन। मज्जा गुहा या बोन मैरो कहते हैं शरीर की आंतरिक हड्डी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला एक न्यूरोवास्कुलर ऊतक द्वारा भरा रहता है एक पदार्थ होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाल बोन मैरो यह रक्त निर्माण में सहायक होते हैं, और पीला बोन मैरो यह वसा संग्रह से संबंधित होते हैं। बोन मैरो प्रायः पक्षियों में नहीं पाए जाते हैं, तो बर्ड्स में बोन मैरो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। जबकि यहाँ पे रेप्टाइल्स में बोन मैरो पाई जाती हैं, फिशेस में पाई जाती हैं, एम्फीबिया में पाई जाती हैं,
लेकिन बर्ड्स में बोन मैरो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। बोन मैरो दो प्रकार की होती हैं, लाल बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी एंड येलो बोन मैरो दे हैव कलेक्टेड टू द फैट ग्रेन्यूल्स इन द बोन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से चलें आगे। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन कंट्रोल्ड बाई, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो कह रहा अग्र जो हमारा पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी जो है कई हार्मोन को निकालता है, इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ कहते हैं, और ये मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम अग्र पीयूष ग्रंथ की बात करते हैं, पिट्यूटरी के दो लोब हैं, एक है आपका एंटीरियर पार्ट, एक है पोस्टीरियर पार्ट। अगर एंटीरियर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से कई हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से आपका एक हार्मोन निकलता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जीएच कहते हैं। जीएच के बाद दूसरा निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एसीटीएच, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल लिखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल सेल को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद एलईएच, ल्यूटिनार्जिंग हार्मोन निकलते हैं। तो एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंडाशय को एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है और इसका नियंत्रण भी करता है। तो हमसे पूछा गया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कंट्रोल कौन करता है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलेगा ओवरी से, और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एफएसएच करता है। तो सही आंसर है एफएसएच हार्मोन। आगे बढ़िए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। सही आंसर आपका सीधा सीधा है, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसके नापने के लिए? वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने के लिए, ट्रांसपिरेशन रेट को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न है द प्लांट ऑफ बट्रैकोस्पर्मम अपीयर्स बीडिंग ड्यू टू, बट्रैकोस्पर्मम के पौधे निम्न में के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। किसके कारण इसमें मणियां दिखाई देती हैं, मणिका युक्त होते हैं? ग्लोमेरुल के कारण, कार्टिकेशन के कारण, कार्पोगोनिया के कारण, या सिस्टोकार्पस कार्प के द्वारा? किसके द्वारा ये दिखाई देते हैं? आंसर आपका सही होगा, बट्रैकोस्पर्मम के पौधे में ग्लोमेरुल के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। बट्रैकोस्पर्मम थैलस, प्रोस्टेट व इरेक्ट सिस्टम से विभक्त होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ग्लोमेरुल। आगे, विच फिश इज बेबी पैरस, कौन सी ऐसी मछली है जो बच्चे को जन्म देती है? ये आपको बताना है। विच फिश इज बेबी पैरस, ऐसी कौन सी मछली है जो पिंडज है, पिंडज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाली? हिप्पोकैम्पस है, स्केलोडान है, लेबियो रोहिटा यानी रोहू है, और पेट्रोप्टेरस है। कौन सी मछली यहाँ पर होती हैं? तो सही है आपका यहाँ पे यह स्केलियोडान मछली जो है ये बेबी पैरस होती है, यानी बच्चे को जन्म देती है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है, जो प्रकृति से लड़ाकू और शिकारी होती है। इसे डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। बीएससी में आप प्रैक्टिकल वगैरह भी किए होंगे स्केलियोडान पे, जो लोग सबके जगह सिलेबस एक ही, प्रैक्टिकल तो एक ही पूरे CSIR के हिसाब से। तो आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा स्केलियोडान पे, जो नर्वस सिस्टम निकाले होंगे इसका, तो उसमें देखे भी होंगे। तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये बीबी पैरस होती हैं, जरायुज होती हैं और मादाएं बच्चे को जन्म देती हैं। हिप्पोकैम्पस या भारतीय और अंड महासागर में पाया जाने वाली मछली होती है, इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को बात करते हैं तो इसे लंग्स फिश के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्टेरस क्या कहलाती है? लंग्स फिश के नाम से जाती हैं, तो इसे लंग्स फिश कहते हैं। इसे आप जानते हैं रोहू बहुत लोगों को पसंद है, और ये बेबी पैरस है, ठीक। और ये आपकी ओवी पैरस होती हैं, अंडे देती हैं। हिप्पोकैम्पस इसे क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा कहते हैं। आगे, विच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम
फॉर मैन, ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज संक्रमणकारी होता है? स्पोरोजोइट स्टेज होता है। स्पोरोजोइट स्टेज में हमारे शरीर में क्या बन जाते हैं? स्पोर्स आते हैं, और यही स्पोर हमारे ब्लड में आने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? लीवर में, और लीवर में जाकर के अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, वहीं पे जाकर के मल्टीपल फिजन करते हैं लीवर में। जब इसकी वयस्क अवस्था आती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट्स कहते हैं। मनुष्य के लाल रुधिराणुओं में पाए जाते हैं। ट्रोफोजोइट्स कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। और उसी समय ये क्या बनाता है? हीमोजॉइन बनाता है। और हीमोजॉइन जब हमारे शरीर में निकलता है तो हमको ठंडी लगती है और फीवर होता है। ये इसका विषैला कारण होता है। तो मेन इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? स्पोरोजोइट है ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक से ज्ञात हुई? क्या विषम जालिकता सर्वप्रथम म्यूकर से ज्ञात हुई थी? सर्वप्रथम ब्लैक्सली ने 1904 में म्यूकोरेल्स से लैंगिक जनन का अध्ययन करते समय विषम जालिकता का पता लगाया था। तो सही आंसर है म्यूकर्स में एक खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 24 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। लगभग आपका 30 मिनट लगा है। 24 बच्चे आप जानते हैं कि 120 होगा, तो उसके हिसाब से मान चलिए कि 120 प्रश्न करने हैं आपके, तो लगभग 2 घंटे आपका समय लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन करेंगे, टाइम थोड़ा और मैनेज करके चलेंगे ताकि जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। चलिए, बोन फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ ए टेंडन्स इज कॉल्ड, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं मेम्ब्रेन बोन, कला अस्थि, सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड अस्थि, डर्मल बोन, त्वची अस्थि, या कार्टिलेजिनस उपास्थि क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाता है इसका, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सिस्मॉइड अस्थि कहते हैं। तो कौन सी अस्थि कहते हैं? सिस्मॉइड अस्थि कहते हैं। आगे बढ़ जाइए। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती हैं। कोलेंट्रेटा में दंश कोशिका पाई जाती हैं, और ये हिप्नोटॉक्सिक होता है। अपने जिस सिलेंट्रेटा का एक कैरेक्टर है कि इसमें कोलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती हैं, निमेटोड्स पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे निमेटोडा भी कहा जाता है। और आपको याद होगा कि ये कैसे होते हैं? ये अपने शिकार को जब डंक मारते हैं तो उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। वशीकरण मंत्र इनके पास होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको A to Z कर जाते हैं, यानी समाप्त कर जाते हैं। द टाइप ऑफ द प्लेसेंटा फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स इज ऑफ टाइप, कह रहा है कि प्लेसेंटा आप जानते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो बच्चा होता है माँ की यूट्रस से जुड़ा रहता है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार के, जैसे ह्यूमन बींग में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, अर्थात अपरा नाड़ा इसे कहते हैं। तो किस प्रकार का पाया जाता है इसे आपको बताना है। तो मानव में जो है ये कैसा पाया जाता है? डिस्क्वाइडल टाइप का पाया जाता है। कैसा होता है? डिस्क्वाइडल टाइप होता है, बिम्बाब कहते हैं। तो बिम्बाब टाइप का जो है प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आगे बढ़िए। ग्लाइसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन, ग्लाइसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं किस में? तो ग्लाइसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं, अगर हम बात करें, ग्लाइसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं आपके लीवर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? लीवर में। ग्लाइसन्स कैप्सूल पाए जाते हैं लीवर में। संरचनात्मक रूप से यकृत बहुत सी पालियों का बना होता है, जिसमें ग्लाइसन्स कैप्सूल होते हैं। प्रत्येक पाली के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है। इन्हें यकृत कोशिका में हिपैटिक सेल कहते हैं। अगर आप 1 मिनट का टाइम दें तो इसमें ये मानव में पाए जाने वाले अपराग से संबंधित कुछ और जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आगे अभी वीडियो के लास्ट में मैं इससे संबंधित कई जानकारियां आपको दे दूंगा, जिसे अलग अलग जानवरों में किस प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सेशन के लास्ट में बस याद रखना है कि 28 क्वेश्चन नंबर था, उसके हिसाब से उसको कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट प्लेस, एक तरफ प्लांट हार्मोन है और दूसरी तरफ उसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। यानी प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है,
और एब्सिसिक एसिड है और उसके होने वाले प्रभाव पांचों, उसके बारे में आपको बताना है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ते हैं दिए गए कोड से बताना है। ऑक्सिन का काम होता है और जिब्रेलिन का काम, अच्छा ये दोनों तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं, इधर आइए, दो इधर है, साइटोकाइनिन है और यहाँ पे एथिलीन है। तो एथिलीन का काम होता है और यहाँ नीचे कोड दिया गया उससे बताना है, ठीक है। तो एथिलीन जो है, एथिलीन का काम क्या होता है आप जानते हैं कि फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो डी का तीसरा होना चाहिए। अगर आप देखें डी के तीसरे के हिसाब से, अगर हम कूट पे जाते हैं और डी के तीसरे के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक, चूंकि डी में तीसरा यही दो हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे साइटोकाइनिन, ये जो है किसका काम करता है, सेल डिवीजन का काम करते हैं, कोश का विभाजन, जो कि पीछे ऑप्शन में था पेपर का है ना। तो यहाँ पे सेल डिवीजन ये किसका काम है, साइटोकाइनिन का। वहीं पे ऑक्सिन का काम क्या होता है, एपिकल डार्मेंसी को मेंटेन करता है। तो ऑक्सिन का काम है एपिकल डार्मेंसी को मेंटेन करना, पहला हो गया। अब जिब्रेलिन बचा तो ये इंटरनोडल इलांगेशन करता है, इंटरनोड को जल्दी जल्दी बड़ा कर देता है, जिससे पौधा इंटरनोड को बड़ा करता है तो नोड दूर दूर हो जाती हैं, जिससे इसकी गैप बढ़ जाती है और पौधा लंबा हो जाता है। तो ये आपके चारों हैं। अब इसको सेट करना है तो सीधे सीधे आप बता दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, ऑक्सिन का काम होता है एपिकल डोर्मेंसी, जिब्रेलिन का काम होता है इंटरनोड इलांगेशन करना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करते हैं, जबकि एथाइलिन प्लांट के ग्रोथ के, प्लांट फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। और एब्सिसिक एसिड पांचवा जो होता है वह किसके लिए जिम्मेदार होता है, वह होता है अपोजिट कैरेक्टर के लिए, पत्तियों को गिराने के लिए, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए अपोजिट काम करता है। रेड रस्ट ऑफ टी काज्ड बाई, चाय में कीट रोग किसके कारण होता है, चाय में होने वाला रोग जो है वो किसके कारण होता है, आपको पता है चाय में होने वाला यह रोग किसके कारण होता है, सिफेलोरोज वायरेंसिस के कारण होता है। चाय की पत्तियों पे लाल कीट रोग हो जाता है जिससे इनकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। और टीनिंग टाइम, जैसे चाय की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, पत्तियों के कलर पे और टीनिंग पे, उसकी जिस प्रकार के क्यूरिंग की जाती है, टीनिंग नहीं क्यूरिंग की जाती है, तो क्यूरिंग पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है, कीट रोग लग गया है, तो ये सिफेलोरॉक्स वायरेंसिस के द्वारा अगर उसमें रोग लग चुका है तो यह जो है पैरासाइटिक होते हैं और जिसके कारण चाय की पत्तियों में बड़ा नुकसान हो जाता है और यह आपकी पत्ती या चाय की जो खेती होती है वो नष्ट हो जाती है। बॉटेनिकल स्नैक्स आर, वानस्पतिक सर्प कौन है जिसे हम वानस्पतिक सर्प कहते हैं। देखिए यहाँ पे फंजाई जो है ये तो सेप्रोफाइटिक होता है, तो ये इसका तो किसी से कोई लेना देना नहीं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया कहते हैं, बॉटेनिकल एम्फीबिया कहा जाता है। और टेरिडोफाइट्स को बॉटेनिकल स्नेक कहते हैं। तो ये जो है सरीसृप हैं, यानी बॉटनी का सरीसृप है, सांप है, तो बॉटनी का सांप हो जाता है कौन, टेरिडोफाइट्स। इसे वानस्पतिक स्पर्म वानस्पतिक सर्प कहते हैं टेरिडोफाइट्स को। आगे आ जाते हैं लाइकेन, लाइकेन आप जानते हैं सिम्बियाटिक एसोसिएशन से बनता है, फंजाई के और किसके, फंजाई प्लस एल्गी के सिम्बियाटिक एसोसिएशन से लाइकेन बनता है। लाइकेन से ही फिल्टर पेपर बनते हैं और लाइकेन से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है। ए फैलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, फैलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन होता है, जनरल क्वेश्चन है, आपको बताना है। फैलोक्लेड जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जो पत्तियों के संशोधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये स्टेम मॉडिफाइड करके फैलोक्लेड बना लेते हैं, ज़्यादातर ये दलहनी फसलों में देखने को मिलते हैं। कार्टन बिलोंग टू द फैमिली, कार्टन किस फैमिली का सदस्य है, कार्टन किस फैमिली का सदस्य है, कपास जो है किस फैमिली का सदस्य है, मालवेसी फैमिली का सदस्य होता है। कल मैं एंजियोस्पर्म का आपका पेपर करा रहा था तो उस समय भी मैंने कपास के बारे में, सोलेनेसी फैमिली के बारे में, लिगुमिनेसी फैमिली के बारे में, इरिडेसी फैमिली के बारे में, कई फैमिली का मैंने चर्चा किया था। कल वाला जो एंजियोस्पर्म का प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 था उसमें कई फैमिली के प्रश्नों को कराए थे और कई इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके थे, अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इज ए, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। पॉइंट म्यूटेशन सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन द बेस पेयर ऑफ जीन, जीन के बेस पेयर में परिवर्तन हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। आगे, द एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई, विल्गन परत बनता है किसके द्वारा,
विल्गन परत किसके द्वारा बनता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, विल्गन परत किसके द्वारा बनता है? पैरेनकाइमेटस सेल के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? पैरेनकाइमेटस सेल के द्वारा। आप मत। अगला है, पेरिडर्म इंक्लूड्स, परिचर्म में होता है। पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिडर्म में इंक्लूड होते हैं क्या क्या, आपको बताना है। पेरिडर्म में जो है इंक्लूड होता है आपका कार्क, कार्केम्बियम, सेकेंडरी कार्टेक्स से मिलकर के पेरिडर्म बने होते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे, कार्क होगा ही, कार्क कैम्बियम और कार्क रहेंगे ही, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स रहेंगे ही। तो कार्क, कार्क कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों रहते हैं, कार्क भी है, कार्क कैम्बियम भी है और सेकेंडरी कार्टेक्स भी है। टीक वुड, टीक वुड मतलब जिसे आप टीक वुड क्या कहते हैं, टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना, टिक्टोना ग्रैंडिस ही कहते हैं टीक वुड को ना, टिक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होता है। वही प्रश्न भी पूछा गया, टीक वुड किससे प्राप्त होते हैं? टिक्टोना ग्रैंडिस की लकड़ी से प्राप्त होते हैं। सामान्य भाषा में इसे सागौन कहते हैं। टिक्टोना ग्रैंडिस को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सागौन कहते हैं। आप अपने आसपास में बागान देखे होंगे सागौन के, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। इस सीजन में उसके फर्नीचर उपयोग या रेलवे स्लीपर बनाने में लकड़ी बहुत कीमती होती है इसकी, तो आपने देखा होगा। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? टिक्टोना ग्रैंडिस, और सामान्य भाषा में टीक कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सागौन कहते हैं। द लेक्टियल आर फाउंड इन द, लेक्टियल वाहिकाएं पाई जाती हैं किस में? लीवर में, स्प्लीन में, विली में, पैंक्रियाज में। तो लेक्टियल वाहिकाएं जो हैं विली में पाई जाती हैं, और विली कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लेक्टियल एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, यह छोटी आंत के बिलाई से संबंधित होता है जो वसा का अवशोषण करता है। लेक्टियल किसका अवशोषण करते हैं? वसा का, फैट का अवशोषण करते हैं। यही जब फैट को डिपॉजिट करता है आप अपने ऊपर, इसी फैट के जब बहुत ज़्यादा फैटी एसिड बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, उसी को वेली फैट कहते हैं। एग ऑफ बर्ड्स आर डिजाइंड एज, पक्षियों के अंडे को किस नाम से जाना जाता है? एलेस्थल, टीलोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल और मीसोलेस्थल। तो अंडा खाने वाले इसका जवाब दें कि जो है पक्षियों के अंडे में जो अंदर जो योक होता है वो कहाँ पाया जाता है, उसी के आधार पे निर्भर किया जाता है कि ये एलेस्थल है, टीलोलेस्थल है, सेंट्रोलेस्थल है या मीसोलेस्थल है। तो आप कहेंगे कि ये टीलोलेस्थल होते हैं। क्या होते हैं? टीलोलेस्थल होते हैं। अब बिना खाने वाले भी बता सकते हैं, पढ़ के जरूरी नहीं कि सब खाने वाले ही बताएंगे। पक्षियों के अंडे को गोलार्ध पीतकी कहते हैं, यानी टीलोलेस्थल कहते हैं और जाना जाता है। इसके अतिरिक्त रेप्टाइल्स, कार्टिलेजिनस और बोनी मछलियों में भी टीलोलेस्थल एग पाए जाते हैं। ये किसके किस्म में? रेप्टाइल्स में और कार्टिलेजिनस तथा बोनी, दोनों प्रकार की मछलियों में, चाहे वो कार्टिलेजिनस हो, चाहे यानी कार्डिकथीज हो या आस्टिकथीज, दोनों प्रकार की मछलियों के अंडे और पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं? टीलोलेस्थल होते हैं। आगे, काउपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, काउपर्स ग्रंथ किस में पाई जाती है? काउपर्स ग्रंथ जो हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पे, मेढक में नहीं पाई जाएगी, अर्थवाम में नहीं पाई जाएगी, इसमें नहीं, रैबिट में पाई जाती। काउपर्स ग्लैंड मेल में पाई जाती हैं, सॉरी, काउपर्स ग्लैंड जो है मादा खरगोश में पाई जाती हैं। मादा खरगोश में एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथ और काउपर्स ग्रंथ पाई जाती हैं जो वेस्टिब्यूल्स के पृष्ठीय दीवार में धंसी रहती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्न में से किसमें मध्यस्थ कोई नहीं होता है? यानी एक ही होस्ट होते हैं, कोई और दूसरा होस्ट नहीं होता है। प्लाज्मोडियम में, लीबर फ्लूक में, टेपवार्म में या एस्केरिस में। एस्केरिस का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, अर्थात एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदी परजीवी होता है, जबकि प्लाज्मोडियम, टेपवार्म, लीबर फ्लूक के जीवन चक्र द्विपोषी होते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज नोन एज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को, ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। आपको बता दें जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं 6 से लेकर के 15 जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण में बीजाणुक होते हैं कहते हैं, यह 6 से 15 मिलीमीटर का होता है।
और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर में आते हैं और उसके बाद ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया था। सलाइवा है द एंजाइम। पहले ही प्रश्न में मैंने बताया कि सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है। सलाइवा में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन पाई जाती हैं। और ये किसका काम करती हैं? स्टार्च के डाइजेशन को मदद करती हैं और ज़्यादातर स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देती हैं। पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, उसे ओलिगोसैकेराइड में मतलब कन्वर्ट कर देती हैं। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। पेप्सिनोजन एंजाइम निकलती हैं और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। रेनिन दूध में विलेय जो दूध की प्रोटीन होती है जिसे केसीन कहते हैं, उसके डाइजेशन में मदद करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये बची हुई प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का काम करते हैं। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल एक्शन, म्यूटेशन। तो कह रहा कौन सही है? तो आप कहेंगे म्यूटेशन। सही आंसर कौन है? म्यूटेशन। आगे बढ़ जाइए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन ए सेल। एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग कौन है? लाइसोसोम, स्फेरियोसोम, पैराक्सीसोम, राइबोसोम। तो कौन है जो सबसे छोटा है? राइबोसोम कोशिका का सबसे लघुत्तम कोशिकांग होता है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की घटना है ये? 1955 की घटना है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है अमीनो एसिड का संश्लेषण करना। तो ये आप जानते हैं। द हार्ट ऑफ मैन इज, हमारा हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। हमारा हृदय कैसा होता है? पेशी जन्य होता है, पेशियों से बना होता है, तो मायोजेनिक होता है। आगे, कोलेस्ट्रॉल इज सेंसाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है किसमें? ब्रूनर्स में, पैंक्रियाज में, लीवर में, स्प्लीन में। तो कह रहा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। इसके अलावा यकृत में हिपैरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन ए, डी व लोहा तांबा संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लीवर। आगे बढ़िए। प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट्स में सम्मिलित होता है एप एंड कपी, मनुष्य और कपी और मानव, मंकी, एप, मैन, तीनों आते हैं। सही है। लोरिस, लीमर्स और टार्सियर्स, टार्सियर्स, लोरिस, लीमर्स, टार्सियस, बंदर, कप और मानव। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जबकि नॉन प्राइमेट्स में हीट पीरियड चलता है। ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, केवल एक अंडाशय उपस्थित होता है पक्षियों में। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? एक अंडाशय होते हैं। केवल एक अंडाशय पक्षियों में उपस्थित होते हैं। यह चिड़ियों के बाईं तरफ स्थित होता है और यह शरीर के भार को कम करने में सहायक होता है, जिससे चिड़िया आसानी से उड़ सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मार्फोजेंसिस स्टार्ट विथ, मार्फोजेंसिस प्रारंभ होती है मार्वुलेशन से, ब्लास्टुलेशन से, गेस्टुलेशन से या न्यूरिलेशन से। तो मार्फोजेंसिस प्रारंभ होती है, मार्फोजेंसिस प्रारंभ होती है गेस्टुलेशन पीरियड से। रेस्पिरेटरी क्वेशिएंट इज नॉट लेस देन वन इज, श्वसन भागफल आर, कह रहा है आर क्यू एक से कम नहीं होता है। एक से कम नहीं होता, एक से कम नहीं होता है ऑर्गेनिक एसिड का। किसका? ऑर्गेनिक एसिड का एक से कम नहीं होता है। ठीक है। देखिए एक होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? एक। प्रोटीन का होता है 0.9 और वसा का होता है 0.7। नॉर्मल डाइट भोजन में, अब इसका नॉर्मल डाइट भोजन का तो कौन गिनता है? तो इसका जो है नॉर्मल डाइट भोजन का कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है कितना हो जाएगा आपका? 0.85 के नियर अबाउट आता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स का।
0.8, कहीं कहीं 0.9 है, कहीं कहीं 0.8 है, ठीक है, और वसा का 0.7 है। ये पूछ क्या रहा है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1, एक से कम नहीं होता है, तो किसका नहीं होता एक से कम, कार्बोहाइड्रेट का एक से कम नहीं होता है। आगे बढ़िए। ओवुलेशन इज ओवुलेशन इन मैमल्स इज काज्ड बाय, कर स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है एफएस तथा टीएसएच के द्वारा, एफएस और एलएच के द्वारा, एफएसएच और एलएच के द्वारा, टीएच और एलएच के द्वारा। आपको बताना सही आंसर क्या होगा, एफएसएच और एलएच के द्वारा। आगे, विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आरबीसी, नर्व सेल, ऑस्टियोसाइट्स की कोशिकाएं या स्पर्म। तो कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होते हैं, यानी नर्व सेल तंत्रिका कोशिका होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इफेक्ट्स, एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है सेरिब्रम मस्तिष्क को, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को, मेड्यूला ऑब्लांगेटा को, और या डायनसेफलान को, किसको प्रभावित करता है, जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने वाले के शरीर में किस हिस्से को प्रभाव डालता है, सेरिब्रम को, प्रमस्तिष्क को प्रभाव डालता है, सेरिब्रम आपका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक स्पीसीज रिक्सिया, रिक्सिया की कौन सी जातियां जो हैं ये क्या होती हैं, जली होती हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये जली होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही ऑप्शन है। ये तालाबों में और झीलों में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं रिक्सिया, और ये कैसे होते हैं, जली होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा स्थलीय होता है, परंतु रिक्सिया फ्लूटेंस पूरी तरह से जली होते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सोलेनेसी का, क्रूसीफेरी का, लिग्यूमिनेसी का, मालवेसी का। अभी कल ही मैंने इससे प्रश्न कराया था कि किसका होता है, मैंने कई लोगों के बारे में बताया था, आज फिर बता दूंगा मैं आपको। तो कह रहा मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है ये अगर हम बात करें तो लिग्यूमिनेसी का लक्षण होता है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। सोलिनेसी में जो प्लेसेंटेशन होता है एक्सियल होता है, कैसा होता है, एक्साइल होता है या एक्सियल होता है, स्तंभी होते हैं। क्रूसीफर में जो होता है, क्रूसीफर में कैसा होता है प्लेसेंटेशन, ये पेराइटल होता है, पेराइटल होता है, पेराइटल होता है, ठीक है, पेराइटल होता है। और यहाँ पे ये हो गया। अब आपका मालवेसी में जो है एक्साइल होता है, तो एक्साइल होता है, एक्साइली होता है ये किसमें, मालवेसी में। और लिग्यूमिनेसी में आपके सामने आई गया, मार्जिनल होता है, यहाँ पे लिखा गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। कल के मैंने फैमिली वाले कई प्रश्न कराए थे, उसमें मैंने आपसे करवाया है एंजियोस्पर्म का। बात करते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक कास्ट्रेशन अकर्स इन, परजीवी बधियाकरण पाया जाता है किसमें, तो परजीवी बधियाकरण पाया जाता है सेक्लाइना वर्निकल में, सेक्लाइना वर्निकल की जात का सदस्य है ये, क्रेप्स के क्रेस्टोटर का परजीवी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सेक्लिना आपका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन होता है, नियोपिलाना, नियोपिलाना एनिलिडा और पिलाइना जो हैं, एनिलिडा और नियोपिलाइना जो एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। आर्क्योप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, आर्क्योप्टेरिस सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। और वहीं पे पेरीपेटस की अगर बात करते हैं तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होता है। आगे बढ़ जाए। सेंट्रियोल्स इज फाउंड इन, तारक केंद्र पाए जाते हैं एनिमल सेल में, रेड एल्गी में, प्रोकैरियोट्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो एनिमल सेल आपका सही आंसर होता है, सेंट्रियोल्स जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 60 पे, और इसके साथ ही साथ आपके क्वेश्चन का लगभग 50% हिस्सा कवर हो गया है।
द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया था ईजी वाल्बियानी के द्वारा, कोलर के द्वारा, हाइट्स के द्वारा या बाउअर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पॉलीटीन क्रोमोसोम सजेस्टेड बाय, पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव किसने दिया था? आपको बताना है। पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव जो है सर्वप्रथम पॉलीटीन क्रोमोसोम को प्रथम बार 1881 में ईजी वाल्बियानी के द्वारा खोजा गया था। तो सुनिए, समानता क्रोमोसोम इंटरफेज अवस्था में नहीं दिखाई देते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम एक अपवाद है, यह लार ग्रंथियों में पाया जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम जो सुझाया गया था वो कोलर के द्वारा था। हमसे पूछ रहा नाम किसने बताया था? नाम कोलर ने बताया था। और खोजा किसने था? डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी ईजी बाल्बियानी ने। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज, वैक्यूल की कवरिंग मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा होता है? ब्लैडर वार्म लार्वा होता है, ब्लैडर वार्म जो है लार्वा होता है टीनिया सोलियम में पाया जाता है। तो टीनिया सोलियम का लार्वा होता है ब्लैडर वार्म। हेट्रोकोलस सेंट्रम एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विषम गर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक है। किसका लक्षण है? तो यहाँ कह रहा है हेट्रोकोलस सेंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विषम गर्ती को कशेरुकाय लाक्षणिक है। एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का। किसका लक्षण होता है? तो आप कहेंगे बर्ड्स का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? बर्ड्स का लक्षण होता है। उसके बाद आ जाइए, साइटोपेज इज फाउंड इन, साइटोपाइक पाया जाता है पैरामीशियम में। किस में पाया जाता है? साइटोपाइक किस में पाया जाता है? तो साइटोपाइक पैरामीशियम में पाया जाता है। ये माइक्रो क्या कहते हैं, साइटोपाइक और साइटोप्रेक्ट दोनों किस में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ठीक, आगे, लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम्स फ्रॉम इट्स विक्टिम बाई पोरिंग इन इट, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त कर सकता है और उसमें उड़ेल कर, क्या उड़ेलता है? हिपेरिन। उसमें क्या उड़ेलता है? हिपेरिन उड़ेल देता है, यानी हिपेरिन डाल देता है, जिसकी वजह से रक्त जमता नहीं है और आसानी से खींचता जाता है, खींचता जाता है, पीता जाता है। अरे माफ करिए, हिपेरिन नहीं, हीरोडीन डालता है। क्या डालता है? हीरोडीन डालता है। जोंक अपने शिकार में क्या करता है? हीरोडीन डाल देता है। हीरोडीन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता। हिपेरिन नहीं भाई, हीरोडीन सही आंसर है। हीरोडीन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोसोम कंटेन, क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है आपको बताना है। क्रोमोसोम में प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन ओनली, डीएनए प्रोटीन और डीएनए आरएनए और प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या होता है क्रोमोसोम में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर, क्रोमोसोम में क्या होता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होते हैं और कई बार नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रोमोसोम की अगर खोज की बात करते हैं तो कह रहा है कि स्ट्रासबर्ग ने 1875 ईस्वी में इसकी खोज की थी और वाल्डेन ने इन्हें क्रोमोसोम शब्द दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। पाइनस इजे, पाइनस क्या है? हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्या है आपको बताना है। पाइनस एक वृक्ष है। पाइनस पाइनेसी फैमिली का महत्वपूर्ण वृक्ष होता है। विश्व में 90 से 100 जातियां हैं। पाइनस की लकड़ी माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं या पाइनस से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो ऑप्शन है ट्री है। पाइनस क्या है? एक प्रकार का ट्री है। रेफ इन मार्सिलिया, मार्सिलिया में रेफी का कार्य क्या होता है? या रेफी, रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट में, स्पोरोकार्प में, स्पोरोफाइट्स में या मेल गैमेटोफाइट्स में। तो आपको बताना है कि इसका मेन काम क्या है। तो इसका काम होता है ये स्पोरोकार्प में पाए जाते हैं। अगला है फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक। तो फंजाई क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। चिलगोजा,
फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई हर वक्त क्या होते हैं, तो जो कवक होता है पर्णहरित रहित होता है, तो ये जो हैं हेट्रोफाइट्स होंगे। फिर इसकी दो कैटेगरी हो जाती है हेट्रोट्रॉप्स में। अगर हम ऑटोट्रॉपिक करें हेट्रोट्रॉपिक करें तो उसके हिसाब से हेट्रोफाइट्स में दो कैटेगरी हो जाएगी, पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक। तो उसकी चूंकि पैरासाइटिक भी होते हैं सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, तो दोनों आंसर तो सही होंगे नहीं। और हेट्रोट्रॉपिक, तो इससे अच्छा हम मेन क्लास में चलते हैं। हेट्रोफाइट्स होते हैं और हेट्रोफाइट्स में से कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं। तो सही आंसर है हेट्रोफाइट्स। पहले हमने सेप्रोफाइट्स लगाया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पैरासाइटिक भी सही हो रहा है, सेप्रोफाइटिक भी सही हो रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी सही हो रहे हैं। तो मेजर ग्रुप के हिसाब से आपका सही आंसर हेट्रोफाइट्स। ऐसे प्रश्न आपको कई बार परेशान करते हैं। चिलगोजा इज ए ड्राई फ्रूट्स इज ए स्पीसीज ऑफ, एक शुष्क फली चिलगोजा किस प्रजाति का सदस्य है? चिलगोजा किसका हिस्सा है? पाइनस। चिलगोजा किसका है? पाइनस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूसियस स्पीसीज? कह रहा है कि डायोसियस स्पीसीज कौन सी है, एक लिंगाश्रयी जातियां कौन सी हैं? अच्छा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि डायोसियस जातियां कौन सी हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो डायोसियस जातियां कौन सी हैं, जो आंसर बुक में दिया है आर हिमेलेंसिस आपका सही आंसर है। विच वन इज द जीरोफाइट्स? निम्न में कौन सा जीरोफिटिक पौधा है? तो ये आपको बताना, ये तो जनरल सा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा पौधा है जो जीरोफिटिक है, यानी मरुस्थलीय पौधा होता है? मरुस्थलीय पौधा कौन सा है? तो यहाँ पे इक्विसिटम जो है मरुस्थलीय पादप में आ जाते हैं। उसके बाद है योग प्लग फार्म ड्यूरिंग। कह रहा पीत प्लग किस प्रक्रिया से बनता है? पीत पीत प्लग किस प्रक्रिया से बनता है? गैस्ट्रेशन से, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया से बनता है। उसके बाद काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाय। काला अजार और ओरिएंटल सोर रोग किसके द्वारा होता है? काला अजार तथा ओरिएंटल सोर रोग सैंड फ्लाई या बालू मक्खी यानी फिलोबोटेमस के द्वारा फैलाए जाते हैं। और यह काल अगर हम बात करते हैं लेशमानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो सही आंसर हो जाता है सैंड फ्लाई। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज नॉट पॉइजनस? कौन सा सांप पॉइजनस नहीं है? कोबरा पॉइजनस है, करैत पॉइजनस है, पाइथन और वाइपर और पिट वाइपर तो पॉइजनस होता है। तो यहाँ पे पाइथन जो है नॉन पॉइजनस होना चाहिए। पाइथन क्या है? ये इसे धामन कहते हैं, अजगर कहते हैं, द्विमुखी अथवा विषहीन सर्प कह सकते हैं। जबकि नाग, कोबरा, वाइपर, करैत, समुद्री सांप ये सब विषैले होते हैं। तो पाइथन जो है ये विषैला नहीं होता। इन विच स्टेज ऑफ मियासिस डज सिनेप्स टेक्स प्लेस? अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? किस अवस्था में सिनेप्टोनेमल प्लेट? अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अब यहाँ फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो जाइगोटीन स्टेज में होता है। सिनेप्सिस कहाँ होता है? जाइगोटीन स्टेज में। मियासिस फर्स्ट को हम 5 भागों में बांटते हैं। लेप्टोटीन, इसमें गुणसूत्र धागे नुमा हो जाता है। जाइगोटीन, समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। और इसी में जब जोड़े बनते हैं तो उसी को सिनेप्सिस कहते हैं। पैचिटीन, अर्ध गुणसूत्रों के विनिमय होता है यानी क्रॉसिंग ओवर की घटना देखी जाती है। डिप्लोटीन में टेट्रावैलेंट स्थिति आ जाती है। और उसके बाद डाइकाइनेसिस, सेल विभाजन यानी अगली फेज में चली जाती है। व्हीट ग्रेन इज ए, व्हीट ग्रेन क्या है? तो ये दाना है, फल है, ग्लूम है, क्या है? तो आप कहेंगे गेहूं का दाना एक कैरियोप्सिस है और इसे खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म होता है। कैरियोप्सिस या फल एकीन के समान होता है। तो ये फल के समान है यानी ये फल की कैटेगरी में आता है। गेहूं का एकीन होता है, परंतु इनमें फल भित्ति, पेरिकार्ड तथा बीजचोल
गलित हो जाता है। ये बहुत छोटे शुष्क एक बीजी फल होते हैं। यदि द्विअंडक, युक्तांडक और ऊर्ध्व अंडाशय से बनते, जैसे मक्का, गेहूं आदि, या पोएसी का पौधा होता है। लाइकोपोडियम एग्जिबिट्स, बताइए। लाइकोपोडियम में क्या देखा जाता है? होमोस्पोरी। टेडोफाइट्स आर नोन एज, टेडोफाइट्स को क्या कहते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स, सही है। और उसके बाद फेनेरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, एम्फीबिया, प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स सबसे सही सटीक आंसर तो यही लग रहा है। क्या कहते हैं टेडोफाइट्स को? तो टेडोफाइट्स को हम लोग कहते हैं वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। सही आंसर है आपका वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द एक्वेटिक टेडोफाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय टेडोफाइट्स है? एजोला है, एक्विसिटम है, टेरिस है और लाइकोपोडियम है। सही आंसर कौन है? तो एजोला आपका सही आंसर हो जाता है। एजोला जो है टेडोफाइटा, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया आदि है। लाइकोपोडियम को सामान्य भाषा में क्लब मास, लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मास कहते हैं, ग्राउंड पाइन या ट्रेलिंग एवरग्रीन कहते हैं। लाइकोपोडियम का पौधा स्पोरोफाइटिक होता है। इसका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। प्रेजेल ने लाइकोपोडियम को सब जनरा में विभाजित किया था। मार्सिलिया को सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? या मार्सिलिया है ही नहीं, तो मार्सिलिया के चक्कर में पड़ना नहीं, छोड़िए, आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, द सेकेंड क्रेनियल नर्व्स ऑफ फ्रॉग इज, मेढक की द्वितीय कपाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? मेढक की द्वितीय कपाली तंत्रिका को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो द्वितीय कपाली तंत्रिका क्या होती? ऑप्टिक तंत्रिका होती हैं। मेढक की 10 तंत्रिका को हम लोग पढ़ें तो कितनी होती हैं? वर्टिब्रेट में क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट में कुल अगर हम बात करें तो कितनी होती हैं? 10, मेढक में 10 पाई जाती हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं मैमल्स की, तो उसमें 12 पाई जाती हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती हैं उसे ऑल्फैक्टरी कहते हैं। सेकेंड क्रेन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा हूँ आपको, ध्यान सुनते जाइए। फर्स्ट क्रेनियल नर्व को ऑल्फैक्टरी कहते हैं। सेकेंड क्रेनियल नर्व को ऑप्टिक कहते हैं। थर्ड को क्या कहते हैं? ऑक्लोमोटर कहते हैं। फोर्थ को क्या कहते हैं? ट्रैक्लियर कहते हैं, ट्रैकिलियर कहते हैं। फिफ्थ को क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल कहते हैं। सिक्स को क्या कहते हैं? एब्डुसेंस कहते हैं। सेवेंथ को फेसियल कहते हैं। एट को वेस्टिब्यूकोलियर कहते हैं। और उसके बाद 9 को फारजेंजियल कहते हैं। और उसके बाद 10 को क्रेनियल नर्व वैगस कहते हैं। और 11वें क्रेनियल नर्व को स्पाइनल एसेसरी कहते हैं। और 12वें क्रेनियल नर्व को हाइपोग्लाइसियल कहते हैं। तो ये 12 प्रकार की हमारी नर्व सेल होती हैं, लेकिन मेढक में 10 ही नर्व सेल पाई जाती हैं। उसमें से जो द्वितीय है, सबकी कॉमन है, द्वितीय नर्व जो हैं उसे ऑप्टिक तंत्रिका कहते हैं। सही आंसर आपका यही है। रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा अकर्स इन, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है किसके द्वारा? तो हाइड्रा में पुनर्जनन मार्फोलेक्सिस के द्वारा होता है। सही आंसर है मार्फोलेक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइसेक्सुअल एनिमल, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी जानवर है? द्विलिंगी जानवर आपका जोंक होता है और केचुआ होता है। तो ठीक है, तीनिया सोलियम द्विलिंगी है और लीच द्विलिंगी है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जोंक ही द्विलिंगी होता है। उसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द टच ऑफ सेल थ्योरी, कह रहा फाइनल टच ऑफ सेल थ्योरी। कौन ऐसे हैं जिन्होंने सेल थ्योरी का फाइनल टच दिया? स्लाइडेन ने क्या कहा था कि सभी प्लांट जो हैं किसके बने होते हैं? सेल या सेल प्रोडक्ट के। स्वान ने क्या कहा था? सभी एनिमल सेल या सेल प्रोडक्ट के बने हैं। ठीक है, तो ये दोनों की तो सेल थ्योरी आ गई, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है फाइनल टच किसने दिया था? तो भाई सेल थ्योरी तो दिए यही थे,
फिर बाद में क्या हुआ कि कई प्रश्न पूछे गए जिसका उत्तर ये लोग नहीं दे पाए थे, और सेल थ्योरी की, तो बाद में चल करके किसने, रोडोल्फ विर्चो ने इसमें बताया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो वो हमें नहीं जानना, हमें यही जानना सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेलाइडेन एंड स्वान ने। इफ द लीफलेट्स आर अटैच एट द टिप ऑफ द पेटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड, कह रहा जब पत्रक पर्णपत्र के शीर्ष पर जुड़े होते हैं तो ऐसी पत्ती कहलाती है। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, पाल्मेटेट कंपाउंड लीफ। ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। नंबर ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स इन ए मैंस आर अबाउट, कह रहा मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है लगभग, मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या कितनी है लगभग, तो लगभग 2.4 मिलियन होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस इज, त्वचा की एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह क्या होती है, त्वचा की एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक सतह जो होती है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। त्वचा की एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक त्वचा जो होती है, क्वेश्चन नंबर 87, तो आप कहेंगे उसे कहते हैं स्ट्रेटम मेलपीजी। स्ट्रेटम मेलपीजी जो है कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल इज, ह्यूमन स्कल में कुल बोन की संख्या कितनी होती है, तो 29 होती है। ह्यूमन स्कल में कुल बोन की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। अगर हम खोपड़ी की बात करते हैं तो हमारी खोपड़ी में कुल कितनी पाई जाती हैं, मानव कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कुल 29 हड्डियां होती हैं। जिसमें कपाली हड्डियों की बात करें तो कपाली हड्डियां कितनी हो जाती हैं, 8, जिन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियम नर्व की संख्या कुल हो जाती है, क्रेनियम बोन की संख्या कुल हो जाती हैं 8, जिसमें ऑक्सीपिटल 1 है, पेराइटल 2 है, फ्रंटल 1 है, टेम्पोरल 2 हैं, और उसके बाद स्फिनॉइड्स 1 हैं और एथमॉइड है। ठीक, स्फिनॉइड एथमॉइड 1 है। फेशियल बोन 14 होती हैं, तो 14 में जो है नेजल है, बोमर हैं, टर्बाइनल हैं, लेक्राइमल हैं, जाइगोमेटिक हैं और पैलेटाइन हैं, उसके बाद मैक्सिला मैंडिबल है। कर्ण अस्थियाँ 6 होती हैं, 2 मेलिस, 2 इनकस, 2 स्टेपीज, और वहीं पे हाइड बोन 1 पाई जाती हैं। तो 8 14 6 20, 8 28 1 29, 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे पूरे कपाल में। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू हर्ट साउंड, 2 हर्ट साउंड के बीच का टाइम गैप कितना होता है, 10.8 सेकेंड का होता है। मियासिस अकर्स इन, मियासिस होती है ऑल सोमैटिक सेल, ऑल जर्म सेल। तो मियासिस किस में होती है, तो मियासिस जो है किस में होती हैं, ऑल जर्म सेल में मियासिस देखी जाती है। सीड हैबिट्स इज ऑब्जर्व्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेजनेला में, राइनिया में, स्फैगनम में। तो सही आंसर है सीड हैबिट सबसे पहले सिलेजनेला में देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आपका बी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका पेरेंटल केयर ऑफ मेल आर फाउंड इन, कह रहा एक ऐसी प्रजाति है जिसमें मेल में पेरेंटल केयर पाया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी। हिप्पोकैम्पस नर मछली में पैतृक संरक्षण का गुण पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस नर मछली में एक अंगुली नुमा संरचना होती है जो नवजात शिशु को संरक्षण प्रदान करता है। हिप्पोकैम्पस मछली को समुद्री घोड़ा कहते हैं। यह एक अस्थायी मछली जिसका सिर घोड़े के समान होता है। तो सही ऑप्शन है आपका हिप्पोकैम्पस फिश। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शंस इन एनिमल सेल, प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतर कोश की संधि का एक प्रकार है, मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मोसोम और ग्लाइकोपरत। तो कौन सा इसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे डेस डेस्मोसोम्स आपका सही आंसर। आगे बढ़ जाइए, यंग स्लीप्स आर क्वाइल्ड इन, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं किसमें, जो है तरुण पत्तियां कुंडलित हो जाती हैं, आपको बताना है। यंग लीप्स आर क्वाइल्ड इन, यंग लीप्स क्वाइल हो जाती हैं किसमें, आपको बताना है। तो वो है आपका मार्सिलिया में, फर्न में, साइकस में, सब में ऐसी घटना देखी जाती है। उपयुक्त तो सभी आपका सही आंसर। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण होता है,
सतही विदलन सुपरफिशियल क्लीवेज किसका लक्षण होता है? सेंट्रोलेस्थल एग का। किसका होता है? सेंट्रोलेस्थल एग का। एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? आपको बताना है एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। एस्कान टाइप का ल्यूकोसिलिनिया में, साइकान टाइप का स्काइफा में, ल्यूकान टाइप का स्पॉन्जिला में पाया जाता है। तो ल्यूकोसिलिनिया में एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम यानी एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साइक्लोप्सिस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लोप्सिस किसका सेकेंडरी होस्ट होता है? तो जीनिया वार्म का। तो जीनिया वार्म आपका सही है, गिनी वार्म या जीनिया वार्म का होता है। ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स आर। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेप्ड एंड स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, ओनली स्ट्रेटेड मसल्स। तो हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां स्ट्रेटेड मसल्स में आती हैं। इसमें एआई बैंड पाए जाते हैं और ये वॉलंटरी एक्शन करती हैं। प्रोटोस्टील इज फाउंड इन। प्रोटोस्टील किस में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा प्रोटोस्टील किस में पाया जाता है? प्रोटोस्टील पाई जाती हैं, प्रोटोस्टील स्लेजनेला लाइकोपोडियम में पाई जाती हैं। तो स्लेजनेला और लाइकोपोडियम में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है लाइकोपोडियम। प्रोटोस्टील के बाद एक स्टील और होता है साइफेनो स्टील, एक्विसिटम में पाया जाता है और मार्सिलिया में पाया जाता है। तो एक्विसिटम और मार्सिलिया में कौन सी स्टील पाई जाती हैं? साइफेनो स्टील पाई जाती हैं। साइफेनो स्टील पाई जाती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक आपका और है, आगे बढ़ जाइए। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफाइड ऑफ। सिल्क कीट किस रेशम ग्रंथ किसका रूपांतरण होता है? सेलेब्री ग्लैंड का। किसका रूपांतरण होता है? लार ग्रंथियों का रूपांतरण होता है, सेलेब्री ग्लैंड का रूपांतरण होता है। मित्रों ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट, 20 प्रश्न और हैं। पक्सीनिया इज पक्सीनिया काज्ड। पक्सीनिया से होता है, पक्सीनिया से क्या होता है? आपका क्वेश्चन नंबर 101। आप बताएंगे पक्सीनिया से जंग रोग होता है, यानी यहाँ पे हम बात करें तो रस्ट डिजीज होती हैं। पक्सीनिया जो है, पक्सीनिया से रस्ट डिजीज काज करती हैं। विच ऑफ दीज आर द वेल प्रिजर्व इन फॉसिल्स। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित है? जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित होता है पॉलन ग्रेन, चूंकि इसमें पाया जाता है इसकी जो ऊपरी परत होती है एक्साइन मेम्ब्रेन, एक्साइन मेम्ब्रेन में पाई जाती है स्पोरोपॉलिनिन, और जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है। इसे हीट से, टेम्परेचर से, प्रेशर से किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए सबसे अच्छा वो प्रिजर्व हो सकता है। नंबर ऑफ क्रेनियम नर्व्स फाउंड इन द फ्रॉग इज। सेम क्वेश्चन अभी ऊपर हमने आपको 12 बताए थे, तो 10 क्रेनियम नर्व पाई जाती हैं, और मैमल्स में चलते हैं तो 12 पाई जाती हैं। 10 के नाम हमने अभी पीछे आपको बताए थे। एक बार फिर से मैं आपको 10 के नाम जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। 10 के नाम आप याद कर लीजिए। मैं एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। जैसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व को ऑल्फैक्टरी कहते हैं, ऑप्टिक कहते हैं, ऑक्लोमोटर कहते हैं, ट्रैक्लियर कहते हैं, ट्राइजेमिनल कहते हैं, एब्ड्यूसेंस कहते हैं, फेशियल कहते हैं, बेस्टियो ओकुलर कहते हैं, ग्लाइसोफेरेंजियल कहते हैं, वेगस कहते हैं। ये 10 होती हैं। उसके बाद 11वां होती हैं स्पाइनल एसेसरीज और हाइपोग्लाइसियल, ये आपकी 12वीं हो जाती हैं। उसके बाद है यूथेरियन मैमल्स आर। यूथेरियन मैमल्स कौन होते हैं? नाल वाले प्राणी कौन से होते हैं? तो आपको बताना यूथेरियन मैमल होते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो बीबी पैरस होते हैं वो। स्वीट वार्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। कह रहा सीट वार्म किसका अल्टरनेटिव नेम है? तो ये नाम है कहाँ गया, पिन वार्म का। सीट वार्म किसका नाम होता है? तो सीट वार्म जो है नाम है ये पिन वार्म का, जिसका नाम है एंट्रोबियस। तो इनका एंट्रोबियस नाम होता है या पिन वार्म नाम होता है। हुक वार्म को हम लोग कहते हैं इनसाइक्लोस्टोमेटा। जीनिया वार्म को या गिनिया वार्म को हम लोग क्या कहते हैं? नेहरुआ, जिसे लिखा गया है ड्रैक्नोकुलस कहते हैं, और राउंड वार्म को एस्केरिस कहते हैं, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड। पौधे से वाइपर के रूप में पानी के उड़ने की घटना को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और गटेशन जब बूंद बूंद के रूप में गिरता है, और उत्सर्जन जब शरीर से फीकल
नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में वाटर बाहर जाता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एक्वाटिक स्पीसीज, निम्न में से कौन सी जलीय प्रजातियां हैं? रिक्सिया फ्लूटेंस आपका जो है रिक्सिया फ्लूटेंस ब्राफाइटा का जलीय प्रजात होता है। बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज, लैमार्कवाद का आधार क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो आपका सही आंसर हो जाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसके बाद आ जाते हैं लैमार्क की ही थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज। फिर आगे नीचे पूछा गया है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन इन नॉट लेस देन वन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कह रहा है कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन एक से कम नहीं होता है, तो एक किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन्स में कितना होता है? 0.8 या 0.9 मैंने बताया था, इसका 0.7 और इसका जो होता है 0.85 के नियर अबाउट जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे यही प्रश्न था। द फिश यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया के नियंत्रण में कौन सी मछली काम करती है? गुमसिया मदद करती है। गुमसिया मछली सरफेस फीडर होती है और बार बार ऊपर आती है, जिससे इसके लार्वा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इनटू 33 हार्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 33 घंटे के जो हैं कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण के सोमाइट्स में संख्या 10 होती है। निषेचन के 33 घंटे बाद भ्रूण लगभग 4 मिलीमीटर लंबा और सीधे, और वास्तविक भ्रूण का पहला घुमाव सिर के क्षेत्र में होता है। क्रेनियल प्लेस प्लेक्सर कुछ घंटों में दिखाई देते हैं। इससे 12 से 13 सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूफॉर्बिया हिरसुटा इज, यूफॉर्बिया हिरसुटा का इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम कैसा होता है? तो यूफॉर्बिया हिरसुटा का पुष्पक्रम साइनेंथियम प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन कहाँ है? साइनेंथियम प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। द मेम्ब्रेन द मेंबर लैम्ब्रियंथ कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड, कला गहन से भरा हुआ तरल कहलाता है। तो कला गहन से भरा हुआ तरल कहलाता है। आपका सही आंसर है एंडोलिम्फ। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, किस डीएनए किस में नहीं मिलता? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लिपिड्स में यानी लवक में। तो किस में डीएनए नहीं मिलता आपको बताना है? तो राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ, श्वेत कुंचन किसका आधार होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ किसका आधार होता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पहली परत है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो ये ऑप्शन है आपका टेस्टिस का। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, कह रहा है जब हमारे शरीर से बाहर जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं। तो उस जब हमारे शरीर से बाहर होता है और जीवित रहने वाले कोशिका कण को क्या कहते हैं? वायरस कण को क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है वायरस एक निर्जीव कण है जो जीवित कोशिकाओं के संक्रमण फैलाते हैं। यह परिपक्व विषाणु को और जीवित कोशिकाओं के बाहर वेरियान कहा जाता है। तो इसे जीवित कोशिका के बाहर वेरियान कहते हैं। नंबर ऑफ NADPH2 प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में NADH2 कितने निकलते हैं? NADH2 बनते हैं, नंबर ऑफ क्रेब साइकिल में कितने बन जाते हैं? तो नंबर ऑफ क्रेब साइकिल की खोज क्रेब्स ने किया था 1937 में। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस प्रक्रिया में 4 अणु NADH2 के बनते हैं। कितने अणु? 4 अणु NADH2 के बनते हैं। प्रत्येक NADH2 अणु से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन तक पहुंचने के क्रम में 3 ATP अणुओं का संश्लेषण होता है।
हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड, किसके द्वारा चेकर बोर्ड मेथड दिया गया था? तो पुनेट ने दिया था। ए मेंडल्स लॉ को सॉल्व करने का एक नियम था, चेकर बोर्ड्स मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। जो हम लोग ऐसे ग्राफ बना के ऐसे ऐसे करके कॉलम बना के जो सॉल्व करते हैं, तो चेकर बोर्ड मेथड किसने दिया था? पुनेट ने। ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन आर फॉर्म्ड बाई, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है, तो प्रोड्यूसर के द्वारा ऊर्जा स्तर का निर्माण किया जाता है। पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ, मोती श्रावण होता है किसके द्वारा? तो मोती का श्रावण होता है किसके द्वारा? तो आप बताएंगे मेंटल, यानी जो पर्ल ओएस्टर होता है उसके मेंटल की जो लेयर होती है उसी से मोती का निर्माण किया जाता है। मित्रों, ये था प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में आपके 2 पार्ट हैं, प्रैक्टिस पेपर सेकंड में आपके 2 पार्ट हैं। प्रैक्टिस पेपर 3 आपका कंप्लीट है। प्रैक्टिस पेपर 4 और 5 कल आपका दोनों अपलोड होंगे, जो कि पूरे पूरे रहेंगे। और उसके बाद कल आपकी 3 तारीख हो जाएगी, 7-8 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 दिन में 3-3 करके 10 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएंगे। देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, इन सभी को आप देखते रहिए। 18 तारीख से, 17 को आपका पेपर है, 18 तारीख से आपका एक नया बैच आपको मिल जाएगा। यह नया बैच सबके लिए निःशुल्क है, जिसमें एलटी के और जीआईसी के लिए आपके पूरी पेड क्लास, सॉरी माफ़ करिएगा, फ्री क्लास होगी। जिस फ्री क्लास में आपके लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी रहेंगे एलटी और जीआईसी के लिए। और टीजीटी पीजीटी के लिए, स्टेट लेवल के सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए अलग से एक नया बैच पूरा होगा, जिसमें बीपीएससी, यूपी और हरियाणा, झारखंड सबका इंक्लूड होगा। सारे सिलेबस की एक निश्चित क्लास होगी। वह क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, लेकिन हमने चैप्टर का क्रम चेंज कर दिया है। पहले हम लोग उसमें साइटोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसमें जेनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और बायोकेमिस्ट्री के बाद फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज पढ़ने के बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, फिर ह्यूमन डिजीज, फिर उसके बाद इधर आएंगे। और यहाँ इस तरफ जो एलटी के लिए आपकी क्लास चलती रहेगी, उसमें आप दोनों क्लास आप चैनल पर रहेगा, आप देख सकते हैं। एलटी और जीआईसी के लिए जो क्लास होगी वह आपका टेक्सोनॉमी से स्टार्ट होगी, प्रोकैरियोट से आपकी स्टार्ट होगी, प्रोकैरियोट से, माफ करिएगा, प्रोटोजोआ से स्टार्ट होगी एनिमल के लिए। तो पूरा हम लोग सभी नोट्स के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को टच करेंगे, नोट्स बना बना करके उसका पढ़ेंगे, चाहे हैंड रिटन हो चाहे वो टाइप किया गया हो। डेली आपकी क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास, 1 क्या 2 घंटे की क्लास एलटी जीआईसी वाली रहेगी। और इधर वाली जो क्लास होगी ये आपकी क्लास पूरी तरह से किस पे डिपेंड रहेगी? ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी। तो आप सब जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।